नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं जिस टॉपिक से पे आपसे बात करने जा रहा हूं वो है किसान विद्रोह। और मैं उन किसान विद्रोह की बात करूंगा जिनकी शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति से पहले। 1857 में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बेसिकली किसान विद्रोह ही था। और वो था तो एक आर्म रिबेलियन, हमारी आर्मी ने विद्रोह किया था, लेकिन और ये बोलते हैं दे वर फार्मर्स इन यूनिफॉर्म, वो सारे किसान के ही बेटे थे, तो इसमें किसानों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वही एक किसान विद्रोह हुआ, उससे पहले भी बहुत सारे किसान विद्रोह हुए। आज हम उन सारे मोमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे आपसे इस लेक्चर में। और आप सभी का मेरे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतने लोगों तक पहुंचाइए और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद करिए। मेरा नाम है अरुण सिंह। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो हम पहले देखेंगे कि कारण क्या थे कि किसानों के अंदर इतनी नफरत पैदा हो रही थी सरकार को लेकर। इसके क्या कारण थे? मुख्य कारण जो थे, वो मेन कारण ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हैवी बर्डन्स थे, ये एक बर्डन डाल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी किसानों के ऊपर टैक्सेस की। इतने ज़्यादा टैक्स ले लिए गए थे जो हमारे लैंड रिफॉर्म्स जो लेकर आए थे, जिनका मैं जिक्र लास्ट लेक्चर में कर चुका हूँ। उसके चलते क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा टैक्स हो गए, तो बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो पैसा ही नहीं पे कर पा रहे थे। इसके चलते उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ द रूरल सोसाइटी, जो हमारी गांव की सोसाइटी है, जो रूरल सोसाइटी है, उसको एक तरीके से बर्बाद कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग क्लासेस पैदा कर दी गई, मनी लेंडर्स पैदा कर दिए गए, क्योंकि टैक्स इतना बढ़ा दिया गया था। ये जो रेवेन्यू कलेक्टर सिस्टम था, ये इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा था, तो मनी लेंडर की क्लास उत्पन्न होती है, जिसको लाला बोला जाता था। ये क्या करते थे? पैसे देते थे, लेंड करते थे मनी, उन लोगों को पैसे देते थे जिनको जरूरत होती थी। बेचारा इसमें गरीब किसान पिसता था, गरीब किसान को पैसा दिया जाता था, इसलिए गरीब किसान जाता था इनके पास पैसे लेने के लिए, क्योंकि उनको वो टैक्स के रूप में अंग्रेजों को चुकाना होता था। अंग्रेजों को चुकाने में सक्षम नहीं हो पाते थे अपनी खेती से, क्योंकि खेती में इतना पैदा ही नहीं होता था, और उनको डर था कि उनके हाथ से उनकी जमीनें ना चली जाएं, इसलिए वो किसी मनी लेंडर के पास जाते थे, किसी साहूकार के पास जाते थे। शाहूकार भी उन पे टैक्स लगाते थे और इधर ब्रिटिशर्स भी उन पे टैक्स लगाते थे। फाइनली किसान सुसाइड करने लगे, मरने लगे, और इसके चलते उनमें विरोध पैदा होने लगा। और तीसरा कारण ये भी था कि एक तरीके से इंडियन इंडस्ट्री को ब्रिटिश पॉलिसीज ने रुइन करके रख दिया था, बर्बाद करके रख दिया था, क्योंकि जो ब्रिटेन से आया हुआ सामान था वो मशीनों में मैन्युफैक्चर होता था और वो इंडियन सामान के मुकाबले काफ़ी सस्ता होता था। तो इसके चलते इंडिया की जो इंडस्ट्री थी वो तबाह होने लगी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने से पहले ही हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। यहाँ पे कोई औद्योगिक क्रांति आ ही नहीं पाई जो कि आनी थी उसी टाइम पे, अन्यथा आज सूरत हाल कुछ और होता। ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल क्रांति बची रही, एक तरीके से कहते हैं, वो सिर्फ इसलिए बची रही क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आ पाया था। और दूसरा रीजन, जब इंडिया की जो इंडस्ट्री थी बर्बाद होने लगी, तो उसके चलते जो यहाँ पे क्राफ्ट्समैन थे, जो गरीब लोग थे, जो कि आर्टिसंस थे, जो कि काम करते थे बेसिकली सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का, जब यहाँ से इंडस्ट्री चली जाती है, बर्बाद हो जाती हैं, तो वो लोग भी गांव में आ जाते हैं और गांव में जो खेती किसानी का काम होता है उसमें जुड़ जाते हैं। इसके चलते किसानी पे और ज़्यादा बर्डन आ जाता है। और साथ ही साथ जो जमींदार क्लास थी वो भी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी। जमींदार और पॉलीगार जिनको बोलते थे, ये लोग भी अब बदला चाहने लगे थे। इनको भी अब अच्छा नहीं लग रहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ज़मीनें ऐसी थी जिन पर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का था या ईस्ट इंडिया कंपनी का था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। उस जमींदार का वहाँ पर कोई रोल नहीं था, उनसे उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, उनको वहाँ से हटा दिया गया था। तो ये लोग भी एक तरीके से बदला चाहते थे। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि विरोध उत्पन्न होने का। और बहुत सारे रिलीजियस जो धार्मिक लीडर थे, इनको भी लगता था कि हमसे हमारा धर्म छीना जा रहा है, तो ये भी धीरे धीरे विरोध करने लगे। इनमें भी विरोधाभास की भावना उत्पन्न होने लगी। और साथ ही साथ हमें ये भी इस बात का भी ध्यान रखना होगा, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ये थे तो सारे अंग्रेज ही, तो इंडिया के साथ कोई फ्रेंडली नेचर था नहीं, बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। अब जो नेटिव इंडियंस थे, जो यहाँ के भारतीय, हमारे मूल भारत के निवासी थे, इनको ये चीज़ें दिखने लगी थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, हमसे अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं और हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। तो उनके अंदर भी अब कहीं ना कहीं विरोधाभास उत्पन्न होने लगा था। तो इनमें जो अगर हम देखते हैं, इनमें सबसे मुख्य कारण जो था विरोध का, वो था डिसइंटीग्रेशन ऑफ विलेज सोसाइटी। जो विलेज सोसाइटी को एक तरीके से बर्बाद किया गया, वो मुख्य कारण, उसको हम एक तरीके से मुख्य कारण के रूप में देख सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या, जो पंचायत थी, जो कि अपने लेवल पे फैसला भी सुना दिया करती थी, उनसे अब उनकी पूरी पावर छीन ली गई। ट्रेडिशनल पंचायत से पूरी पावर छीन ली जाती है।
क्योंकि जो ये लैंड सेटलमेंट के सिस्टम आते हैं, इसके चलते क्या होता है, जुडिशियल सिस्टम अलग हो जाता है, एग्जीक्यूटिव सिस्टम अलग हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम जब बनाए जाते हैं उस वक्त पे। और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का नया कॉन्सेप्ट आता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब अब पब्लिक भी, कोई भी इंडिविजुअल अपनी जमीन खरीद सकता है। इससे पहले क्या था, इंडिया के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, इवन ब्रिटेन के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन एक एनक्लोजर मूवमेंट आता है ब्रिटेन के अंदर, तो एनक्लोजर मूवमेंट के बाद क्या होता है कि अंग्रेज अपने यहाँ ये जब लेकर आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हो, मतलब जमीन की खरीदारी, बिक्री, ये सब स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले पूरा मालिकाना हक उस स्टेट का होता था, उस साम्राज्य का होता था, उस राजा का होता था, या जो भी वहां पे रूरल होता था उसका होता था, उस रूलर का होता था। लेकिन अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी पैदा कर दिया था इन लोगों ने। नई नई क्लासें पैदा हो रही थी, मनी लेंडर जिसको लाला बोला जाता था, पैसा देते थे, शाहूकार इनको बोला जाता था, या जमींदार, लैंडलॉर्ड्स, ये दो नई क्लासेस पैदा हुई, जिनके चलते क्या हुआ कि ये लोग कहीं कहीं तो बहुत अच्छा काम करते थे, ज्यादा टैक्स नहीं लेते थे, लोगों को जमीन देते थे खेती करने के लिए, या पैसा देते थे उनको जब जरूरत होती थी, और कम ब्याज पर रिटर्न लेते थे। लेकिन कहीं कहीं पे ये इतना ज्यादा रुइन हो गए, इतना ज्यादा क्रूएल हो गए, इतना ज्यादा लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो कहीं कहीं तो ये भी किताबों में लिखा मिलता है कि ब्रिटिशर्स को का आधा काम जो टॉर्चर करने का था वो जमींदार ही निपटा देते थे। तो इन्होंने भी बहुत ज्यादा परेशान किया, या मनी लेंडर्स या जमींदार ही निपटा देते थे। और दूसरी बात, जो कॉमर्शियलाइजेशन था, जो औद्योगिकीकरण था इसका, खेती का कॉमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया था, वाणिज्यीकरण शुरू हो गया था खेती किसानी का। पहले खेती सिर्फ होती थी खाने पीने के लिए, अब खेती खाने पीने के लिए नहीं हो रही थी। अब खेती का जो मेन मकसद था वो पैसे का भी था। तो पहले केवल खाने पीने की चीजें या फूड ग्रेन के लिए हमारी फार्मिंग हुआ करती थी। अब फूड ग्रेन से हटके इंडस्ट्री कहाँ शिफ्ट हो चुकी है, कॉमर्शियलाइजेशन पे। अब पैसे की बात होने लगी है। वैसी वैसी चीजों को पैदा किया जाने लगा खेतों में जिसका खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वहां से पैसा आ रहा है। इसका बहुत शानदार एग्जाम्पल है इंडिगो फार्मिंग, नील की खेती, जिसके चलते तीन खटिया सिस्टम चालू करा गया था बिहार में। राम प्रकाश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने पहली बार बिहार में महात्मा गांधी को बुलाया था। वहीं से शुरुआत होती है चंपारण सत्याग्रह की, जो कि पहला सत्याग्रह था। तो ये एक कॉमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया, कर दिया गया अंग्रेजों की तरफ से। तो यहां इसकी वजह से भी विरोधाभास अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तानियों के दिल में पनपने लगा था। तो पहला विद्रोह था सन्यासी रिबेलियन। अब सन्यासी रिबेलियन क्या था, ये चला 1763 से लेकर 1800 तक। लेकिन 1771 से लेकर 71-72 वाला जो एरा था, इसमें अपने चरम पे था। तो इसके कारण क्या थे, अगर हम मेन रीजन देखें कि क्यों सन्यासी रिबेलियन हुआ, तो गंगा सागर नाम की एक जगह है वेस्ट बंगाल वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे बेसिकली लोग ये बहुत ही एक होली प्लेस है हिंदू धर्म के मामले में, और हिंदू रिलीजियस लोग यहाँ पे हर साल अभी भी डुबकी लगाने जाते हैं। तो यहाँ पे सन्यासी लोग जाया करते थे, अभी भी यहाँ पे मेला लगता है। और जो हमारा बंगाल वाला पोर्शन है, यहाँ पे बहुत सारी मुस्लिम श्राइन्स भी हैं, मुस्लिम्स के लिए बहुत सारी दरगाह वगैरह हैं। तो मुस्लिम फ़कीर भी जाया करते थे। तो सन्यासी और जो फ़कीर थे, लोग जब जाते थे बंगाल, तो हर साल जब जाया करते थे, जो रास्ते में इनको जो जमींदार होते थे या जो गांव के हेड होते थे, ये लोग कुछ पैसा देते थे। हालांकि ये खुशी से देते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि नहीं, ज़बरदस्ती इनसे मांगा जाता है, ज़बरदस्ती इम्पोज किया जाता है, ये लोग ज़बरदस्ती लूटते हैं, ये लोग लुटेरे हैं। क्योंकि उनको तो पता नहीं था ये सन्यास क्या होता है, चंदा क्या होता है, दान क्या होता है। तो उनको ये सारी चीज़ें लगती थी। तो ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, जैसा कि आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, टैक्स वसूलने के राइट मिल जाते हैं। तो ये प्रोसीजर कई साल से पहले से चलता आ रहा था और ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जब बंगाल में सूखा पड़ता है, जो 72 वाला, 1771 और 72 वाला जो मैंने आपको एरा बताया, इस टाइम पे जब ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल आता है, बंगाल में जब भुखमरी आती है, सूखा पड़ता है, तो उस टाइम पे जमींदार के पास भी इतना पैसा नहीं बचा कि वो कुछ डोनेट कर सके इन सन्यासियों को या फकीरों को। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑलरेडी हैवी टैक्सेस लगा रखे थे 70 के बाद से। तब ये बेचारे, इनको इतना पैसा वैसा मिलना बंद हो गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब अगर ये पैसा ये इनको देंगे, साधुओं को देंगे, फकीरों को देंगे, तो ये हमें पैसा कैसे देंगे। अब उन्हें लगा कि ये लोग कोई डोनेट नहीं करते थे, ये जो फकीर हैं लुटेरे हैं एक टाइप के, ठीक है। तब ऑलमोस्ट 150 के आसपास जो फकीर थे या सन्यासी थे,
इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने मरवा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मार दिया। इनके ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने आर्मी भेजी और सैनिक आए इनके और मरवा दिया। उसके बाद क्या होता है 1772 में शाह मजनू फ़कीरों के लीडर थे, इनमें गुस्सा उमड़ा, इन्होंने बोला कि ये तो गलत है, ये जो 150 के आसपास 150-200 मरवा दिए गए हैं बिना किसी रीज़न के, ये गलत हुआ है। इसके चलते इन्होंने विद्रोह करने की सोची और इनके साथ कई सारे जो सन्यासी थे वो भी परेशान थे, क्योंकि फ़कीरों के लीडर फ़कीर मरवाए गए थे, साथ में सन्यासी भी मरवाए गए थे, क्योंकि ये किसी एक धर्म का मैटर नहीं था, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म का मैटर था, क्योंकि दोनों लोग वहाँ पे जाते थे। तो इसमें और भी लोग पार्टिसिपेट हो गए, सन्यासियों ने पार्टिसिपेट ले लिया, जो किसान थे जिनकी ज़मीनें छिन गई थी वो जो बाद में सन्यासी बन गए, क्योंकि खाने पीने को कुछ बचा नहीं, तो अब क्या करते, बेचारों की ज़मीनें उनसे छिन गई तो सन्यासी बन गए। और जो छोटे मोटे जमींदार थे जिनसे उनकी ज़मीनें छिन गई थी वो भी इसी में आ गए, और जो सोल्जर्स वगैरह थे नवाब की आर्मी में काम करते थे जिनको भगा दिया गया वहाँ से, और जो गरीब थे गाँव के वो भी आ गए। तो मेन जो लीडर थे, अब कई सारे लीडर हो गए। हमारे जो मंजू शाह हैं, मंजू शाह सबसे पहले लीडर थे, उसके बाद इनके साथ भवानी पाठक जुड़ते हैं, देवी चौधरानी जुड़ती हैं और चिराग अली जुड़ते हैं इनके साथ, मूसा शाह जुड़ते हैं। ये लोग मेन, ये 4-5 लीडर हैं, इनके नाम याद रखने योग्य हैं। भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मंजू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, दोनों धर्म के आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इक्वल पार्टिसिपेशन था यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स का बंगाल में। और इसको इसीलिए कभी कभी फ़कीर रिबेलियन भी बोल दिया जाता है। एक सन्यासी रिबेलियन के साथ साथ इसको फ़कीर रिबेलियन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दोनों लोग जुड़े हुए थे। अब कई जगह ये लोग लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन आपको पता ही है कंपनी ने बेसिकली मोस्ट ऑफ द जो रिबेलियन हुए उनको कैसे सप्रेस किया, तो इसको भी सप्रेस कर दिया जाता है, इस रिबेलियन को भी वेरेन हेस्टिंग के द्वारा। वेरेन हेस्टिंग बहुत बुरी तरीके से सप्रेस कर देता है इस आंदोलन को अपनी मिलिट्री भेजकर। इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? एक बुक बहुत फेमस लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, आनंद मठ। आनंद मठ एक बुक लिखी गई है जिसमें कि आनंद मठ और देवी चौधरानी, इनकी 2 बुक हैं जिनमें हमें उल्लेख मिलता है कि जो पाठक, भवानी पाठक थे या देवी चौधरानी थी, इन लोगों ने किस प्रकार से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और कैसे कैसे इसमें एक लीडरशिप की भूमिका निभाई। और आनंद मठ जो है ये इसलिए भी ज़रूरी है नाम याद रखना क्योंकि जो हमारा वंदे मातरम है वो यहीं से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम जो है वो आनंद मठ से लिया गया, जिसके जो राइटर हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इनको कहीं कहीं पे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा जाता है। तो एक छोटा सा रिवॉल्ट और हुआ जिसको रिवॉल्ट ऑफ मिदनापुर के नाम से जाना गया। 1766 से 74 तक ये चला। ये जो मिदनापुर वाला एरिया है 2 पार्ट में है, पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी मिदनापुर। ये रहा आपका कोलकाता से के पास में ही पड़ता है, कोलकाता के वेस्ट जाएंगे तो ये पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, 3000 जो जमींदार थे ऑलमोस्ट, इनका जब इनकी ज़मीनें छीन ली गई तो इन्होंने साथ दिया अपने रैयत का, अपने किसान का। तो इन सब ने मिलकर क्यों ज़मीनें छीन ली गई? क्योंकि नया जो इतारदारी सिस्टम जो आया था, जो कि वेरेन हेस्टिंग लेके आया था, इसके तहत ज़मीनें छीन ली जाती हैं। तो जमींदार जो थे वो उन्होंने अपने किसानों का साथ दिया और कॉन्फ्लिक्ट हुआ कलेक्टर और फार्मर्स के बीच में। अगला जो रिवॉल्ट है वो है माओमारिया रिबेलियन। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं था, ये अहोम किंगडम के अगेंस्ट था। 30 साल तक चला, 1769 से लेकर 99 तक। लेकिन 30 साल तक क्या कह सकते हैं, ये जब इनके पास पैसे होते थे, रिसोर्सेज होते थे, तब विद्रोह कर लेते थे और फिर शांत हो जाते थे। तो ये कंटिन्यूसली नहीं चला। माओमारिया एक कम्युनिटी होती है जो कि लो कास्ट फार्मर्स थे, निचली जाति के थे, जो अनिरुद्ध देव को मानने वाले थे। ठीक है, तो ये अहोम किंगडम असम पे राज कर रहा था, इनके अगेंस्ट ये था। और ये 2 रीजनों में सबसे ज़्यादा था, जोरहट और रंगपुर। जोरहट जो है वो असम में है, आज का जो असम वाला एरिया है हमारे इंडिया का पार्ट है, और रंगपुर जो है वो आज के मॉडर्न डे बांग्लादेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिवेलियन चला, 2 जगह पे विद्रोह चला। और बाद में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है ये अहोम किंगडम वीक पड़ता है और बर्मीज इन्वेजन के बाद, और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इसको अल्टीमेटली कंट्रोल में ले लेती है अहोम किंगडम को। उसके बाद जो अगला विद्रोह होता है वो होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसका कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं रखा गया कि, लेकिन ये यूपी के 3 जिलों में होता है, गोरखपुर, बस्ती और बहराइच। इन 3 जिलों में विद्रोह होता है। ये जो तीनों जिले हैं ये नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। ये बहराइच, गोरखपुर, ये वाला रीजन, ये इधर नेपाल है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे विद्रोह होता है। इसका मेन जो कारण होता है
वो ये होता है जो इजारतदारी जो इसने सिस्टम शुरू किया था वेरेन हेस्टिंग में, तो इजारतदार एक भेजता है वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर अवध वाले रीजन में। अवध उस समय कौन था? अवध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्त हुआ करता था। तो वेरेन हेस्टिंग एक ऑफिसर को भेजता है इजारतदार बना के कि अब तुम किसानों से टैक्स वसूलोगे। तो इसका एम बेसिकली क्या था, जो मैसूर और मराठा वॉर था उसको फंड करना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वसूल करोगे जाके। तो मेजर अलेक्जेंडर हैनी जो हैं वो इजारतदार बनाए जाते हैं 1778 में। लेकिन ये इतना ज़्यादा टैक्स डिमांड करते हैं इन 3 जिलों में, गोरखपुर बहराइच में, से ये 22 लाख रुपए, आप ये सोचो, गोरखपुर बहराइच और बस्ती इन 3 जिलों से 22 लाख रुपए कलेक्ट करके ले जाते हैं 1 साल के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट था। इसके चलते गोरिल्ला वॉरफेयर चलता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जो इसके हैनी जो थे, इनके जो बहुत सारे सबऑर्डिनेट होते हैं, इनको बहुत मारा जाता है, क्योंकि जमींदार फार्मर सब एक हो जाते हैं और लड़ाई इसके खिलाफ एक तरीके से विद्रोह कर देते हैं। फिर फाइनली वेरेन हेस्टिंग जो था उसने सप्रेस कर दिया इस आंदोलन को आर्मी भेज के, और हैनी जो थे इनको डिसमिस कर दिया जाता है। अगला जो रिवोल्ट होता है पालामो क्या है, 1800 से 1802 तक चलता है, 2 साल चलता है। तो ये छोटा नागपुर वाला जो एरिया था, आज का जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है ये धनबाद वाला एरिया है। यहाँ पे इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से फेमस है, आप सभी को पता है। तो इस वाले एरिया में क्या होता है, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो जमींदार होते हैं वहाँ के, ये जितने सामंतवादी होते हैं, जितने व्यापारी होते हैं, ये इस एरिया के, इनको जब इतना ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती है तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो वहाँ पे एक लीडर होते हैं चेरो ट्राइब्स झारखंड में पाई जाती है। चेरो ट्राइब्स के एक लीडर होते हैं भूखन सिंह इसको आगे चल के लीड करते हैं और विद्रोह कर देते हैं। तो कर्नल जेम्स जो थे उनको भेजा जाता है कि जाओ इसको दबाओ जाके, पूरा जंगल वाला एरिया ही होता है, आज भी वहाँ पे जंगल ही है झारखंड वाले एरिया में, जाओ इसको दबाओ जाके। लेकिन इसको सप्रेस करने में इनको 2 साल लग जाते हैं। पालामो और सरगुजा जो क्षेत्र हैं, जंगल हैं बेसिकली, इसको सप्रेस करने में 2 साल लग जाते हैं यहाँ के जो रिवोल्ट चल रहा होता है। और जब ये सप्रेस तब कर पाते हैं जब भूखन सिंह जो हैं, जो इनके लीडर थे, उनकी जब मौत हो जाती है। अगला है पागलपंथी मोमेंट। एक्चुअली ये लोग पागल नहीं थे, लेकिन इस मोमेंट को पागलपंथी बोला गया क्योंकि जो ये लोग थे खुद को पागल नहीं कहते थे, लेकिन जो हाई क्लास का तबका था, क्योंकि ये गरीब लोग थे और निचले तबके के लोग थे, गारो और हजोंग ट्राइब के लोग थे, जो कि मायमनसिंह डिस्ट्रिक्ट से बेसिकली बिलोंग करते थे। मायमनसिंह जो कि मेघालय और म्यांमार वाले बॉर्डर वाला एरिया है, ये मायमनसिंह डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे। अभी अगर हम खासी और गारो देखें, ये मेघालय में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो और इनके जो लीडर थे ये करम शाह और टीपू सुल्तान कह रहा हूँ, इनके बेटे का नाम था टीपू और करम शाह इनके पापा का नाम था। करम शाह और टीपू, पहले करम शाह ने लीड किया, फिर टीपू ने लीड किया। इन दोनों ने इस जो रेबेलियन है इसको लीड किया। ये रेबेलियन बेसिकली था क्या, ये अपने ही जमींदारों के खिलाफ था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जमींदारों ने रेंट लगा रखा था, तो इतना रेंट नहीं दे पाते थे, इसलिए रिफ्यूज़ कर देते थे कि हम इतना रेंट नहीं दे पाएंगे। और इसके चलते जमींदार उन पे अगर अत्याचार करते थे तो उन्हीं के घर वर फूकने शुरू कर दिए इन्होंने, जमींदारों के हाउसेस पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसके चलते जमींदारों ने बोला कि यार ये तो गलत हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला हम पे ही अटैक हो रहे हैं, इसमें हमारी मदद करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको फिर सप्रेस करने का काम किया। इस तरीके से ये आंदोलन खत्म हो जाता है। 1825 से लेकर 1850 तक चला, लगभग 50 साल तक इसका कार्यकाल रहा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 50 साल का कार्यकाल जो इसमें दिख रहा है पूरा 50 साल का नहीं होता था। ये कार्यकाल 50 साल का ऐसे रहा कि बीच बीच में चलता रहता था और आता जाता था ऐसे करके। जब उनके पास रिसोर्सेज होते थे तो अटैक कर देते थे, और हाई सोसाइटी के जो लोग थे उनके द्वारा इन लोगों को पागल बोला गया था, इसलिए पागलपंथी मूवमेंट कहा गया। अगला विद्रोह है नारकलबेरिया अपराइजिंग। ये 1831 में हुआ था। ये कोलकाता वाला जो एरिया है, जिसको कैलकाटा बोला जाता था उस टाइम पे, उसके पास वाले एरिया में रिबेलियन हुआ। और बेसिकली था क्या, ये इसके 2 रीज़न थे। एक तो इंडिगो की खेती के लिए फोर्स किया जा रहा था बंगाल में लैंड ओनर्स के द्वारा कि जो नील की खेती है उसको करना ही पड़ेगा। इससे रिलेटेड और भी विद्रोह होंगे, अभी गांधी जी वाला जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आगे भी उस पर चर्चा करेंगे। और बियर टैक्स लगा दिया था। फैराजी एक सेक्ट था मुस्लिम का, और वो अगर दाढ़ी रखेंगे तो उस पर हिंदू जमींदारों के द्वारा बियर टैक्स लगा दिया गया था। तो ये जो विद्रोह था एक तरीके से कह सकते हैं हिंदू जमींदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों के खिलाफ था, ठीक है। और इसमें इनके जो लीडर थे मीर निथार थे, जिनको तीतू मीर के नाम से भी जाना जाता है।
इसको भी 18 नवंबर 1831 को सप्रेस कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बहुत बड़ा फोर्स भेजते हैं और इसको खत्म कर दिया जाता है। टीटू मीर मर जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी है क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। अभी बीजेपी और टीएमसी के बीच में रस्साकसी चलती रहती है इसको लेकर। एक आर्टिकल भी छपा था कि तीतू मीर जो था इसने बंगाल में बहुत सारे हिंदुओं को डिस्ट्रॉय किया और बहुत सारे इसने उसे क्या बोलते हैं हिंदू टेम्पल्स वगैरह तोड़े, ऐसा भी बोला जाता है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि रहता है मीडिया की नज़रों में, क्योंकि इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रहती है तीतू मीर के बारे में। अगला आता है फैराजी मूवमेंट। फैराजी मूवमेंट या फैराजी रिवॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। 1838 से लेकर 1857 तक ही चला। फैराजी एक मुस्लिम तबका था जो कि हाजी शरीयत के द्वारा चलाया गया। ये फरीदपुर के रहने वाले थे जो कि अभी बांग्लादेश में पाया जाता है। ये एक तरीके से एक रिलीजियस मूवमेंट था जो कि आगे चल के एक सोशल रिफॉर्म की तरीके से इसने काम किया, क्योंकि उस टाइम पे जो फार्मर्स थे, ऐसा नहीं है महिलाओं के हक की कोई बात कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उसमें फार्मर्स थे उस एरिया में वो ज़्यादातर मुस्लिम फार्मर्स थे। तो उनके हक के लिए इन्होंने आवाज़ें उठाई और जमींदार के अगेंस्ट हो गए और ये वहाबी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे। तो ये एक रिलीजियस सोशियो रिफॉर्म करके ऐसे कह सकते हैं और इसको शरीयत अल्लाह ने लीड किया था। बाद में इसको भी सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद एक और आता है मोपला अपराइजिंग। मोपला जो है, मोपला ने ऑलमोस्ट 22 अपराइजिंग्स हुई। ये अभी हम डिस्कस बेसिकली वही कर रहे हैं ना, 1857 से पहले वाला। तो ये 1836 से 54 तक चला। मोपला एक मुस्लिम कम्युनिटी है मालाबार रीजन में। वही मोपला, उन्हीं मोपलाओं ने कई सारे अपराइजिंग्स लेकर आए, वो लोग कई सारे विद्रोह लेकर आए। तो इसके भी रीज़न क्या थे? रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, फील्ड साइज़ घट रहा था लोगों का, और जो ऑफिसर्स थे वो बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे थे। तो ये कुछ ऐसे विद्रोह थे। अगर 1920 वाला जो मोपला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसको खिलाफत मूवमेंट के साथ या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ा जाता है। ये पहले वाला मोपला है, क्योंकि मैं 1857 से पहले वाले सारे जो विद्रोह थे उनके बारे में डिस्कस कर रहा था, इसलिए मैंने इसके बारे में अभी डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो और बहुत कुछ जानने को मिला हो। एक समृद्ध भारत का निर्माण करते हैं मिलकर और अच्छे इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा बुरा जैसा भी इतिहास है उस इतिहास से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद।